हेलो फ्रेंड्स, मैं नीता भास्कर आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूं। और आज हम 15 क्वेश्चन फिर कंप्लीट करेंगे हिस्ट्री में। और आशा करती हूं कि आपको क्वेश्चन पसंद आते होंगे, अच्छे क्वेश्चन हैं। और क्वेश्चन पसंद आए, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, जिससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। और फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित व्यक्ति भारत में किसी न किसी समय आए थे? फाहान, इसिंग, मेगास्थनीज, वेनसांग। ठीक है, ये चारों व्यक्ति आए थे। और इनके आगमन का जो है वो सही कालानुक्रम क्या है? ठीक है, यानी सीक्वेंस इनका क्या है जो ये आए थे? फाहान, इसिंग, मेगास्थनीज, वेनसांग। और राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन पहले कौन आया था? पहले आया था मेगास्थनीज, जिसने इंडिका नामक पुस्तक लिखी। ठीक है, मेगास्थनीज आया था। और चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में ये आया था मेगास्थनीज। और इसने इंडिका, ठीक है, इंडिका नामक पुस्तक की रचना की मेगास्थनीज ने। और 305 बीसी। ठीक है, 305 बीसी। और उसके बाद कौन आया था? उसके बाद आया था फाहान। ठीक है, उसके बाद फाहान आया था। और उसके बाद आया था वेनसांग। ठीक है, फाहान के बाद वेनसांग आया था। और उस फाहान कब आया था? ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था ये। ठीक है, ये कब आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में फाहान। चंद्रगुप्त सेकंड। ठीक है, ये आया था 401 एडी। ठीक है, 401 एडी ये आया था। उसके बाद कौन आया था? उसके बाद आया था वेनसांग। ठीक है, और वेनसांग कब आया था? जैसा कि हर्षवर्धन के शासनकाल में यह आया था वेनसांग। ठीक है, हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। हर्षवर्धन का काल का शासन काल जो है वो 624 एडी से 643 एडी। ठीक है, 624 से 643। ठीक है, ये आया था। और उसके बाद लास्ट में आया था इसिंग। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें कई बार ये कालक्रम पूछ लेता है इनका। और इसिंग आया था उसके बाद। ठीक है, तो इसिंग आया था। और ये 7वीं सदी 671 एडी से। ये कब आया था? 671। ठीक है, 71 से 671 एडी से ये आया था। और 695 एडी की। ठीक है, 695 एडी। और देखिए, और इसिंग और चीन के यात्री थे। चीन से आए थे फाहान भी, फेनसांग भी और इसिंग भी। ठीक है, ये तीनों जो है वो चीनी यात्री थे। ठीक है, ये चीनी यात्री थे जो आए थे, भारत में रहे। और उसके बाद जो मेगास्थनीज था ये क्या था? यूनानी था। ठीक है, ये यूनानी यात्री था, ये भी ध्यान रखें। ठीक है, तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा 3, 1, 4, 2। और राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, 3, 1, 4, 2। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन है, इस प्रश्न में दो वक्तव्य हैं, एक को कथन तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। दोनों वक्तव्यों को सावधानी पूर्वक परीक्षण कर इस प्रश्न का उत्तर नीचे दिए गए कूट की सहायता से चुनिए। ठीक है, और ये है गंधार शैली यूनानी हेलेनिस्टिक प्रभाव के चिन्ह है। गंधार शैली पर किसके चिन्ह है? यूनानी शैली के। उसके बाद उस कला से हीनयान का रूप प्रभावित हुआ। ठीक है, उस कला से हीनयान का वक्तव्य आर जो है, कारण आर है, उसका हीनयान का रूप प्रभावित हुआ। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? दोनों सही हैं या एक सही है? कौन सा सही होगा? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा, देखिए ये तो सही है, गंधार शैली पर यूनानी प्रभाव के चिन्ह हैं। ठीक है, यूनानी प्रभाव के चिन्ह हैं, क्योंकि इस कला को हिंद यूनानी शासकों ने भारत का जो पश्चिमोत्तर भाग था उसमें प्रचलित किया। ठीक है, प्रचलित किया। और ये जो है वो ऑप्शन सही है,
लेकिन आर क्या है, ये गलत है। लेकिन इस कला में बौद्ध धर्म के जो उप संप्रदाय हीनयान महायान दो धर्मों में जो बटा हुआ है बौद्ध धर्म, तो हीनयान का रूप प्रभावित नहीं हुआ था। ठीक है, इसलिए क्या है, ये गलत है, ये प्रभावित नहीं हुआ था। ठीक है, और बल्कि महायान का रूप प्रभावित हुआ था, हीनयान का तो नहीं हुआ था, लेकिन किसका हुआ था, महायान का। ठीक है, महायान का रूप इससे प्रभावित हुआ था, और अतः जो भी कारण आर जो है वो गलत है, और राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। थर्ड क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थान इक्ष्वाकु शासकों के प्राचीन नगर विजयपुरी को निरूपित करता है? अमरावती, नागार्जुनकोंडा, विजयवाड़ा, विजय नगरम। ठीक है, तो ये पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक इक्ष्वाकु जो शासक थे, इक्ष्वाकु वंश था, शासक थे, उनका उन शासकों के नगर, प्राचीन नगर जो विजयपुरी है उसको निरूपित करता है, और राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, नागार्जुन कोंडा। ठीक है, सातवाहनों के पश्चात नागार्जुन कोंडा जो क्षेत्र है उसमें इक्ष्वाकु वंश का शासन स्थापित हुआ था। ठीक है, इक्ष्वाकु वंश का शासन स्थापित हुआ, और उनके समय में आंध्र प्रदेश की जो राजधानी अमरावती से हटाकर नागार्जुन कोंडा, ठीक है, में लाई गई, वहां से अमरावती से हटाकर, और इसे क्या कहा गया, इसे विजयपुरी कहा गया। ठीक है, इसे विजयपुरी इसे कहा गया। और महाभारत में इसका प्रारंभिक नाम क्या मिलता है, महाभारत में इसका नाम, ठीक है, महाभारत में भी इसका प्रारंभिक नाम मिलता है। तो महाभारत में प्रारंभिक जो नाम है वो मिलता है इसका श्री पर्वत। ठीक है, क्या मिलता है, श्री पर्वत। ठीक है, इसका नाम महाभारत में मिलता है। तो ये जो है विजयपुरी किसको, नागार्जुन कोंडा को निरूपित करता है। ठीक है, और इक्ष्वाकु राजाओं ने यहाँ बौद्ध स्तूप तथा विहार का भी निर्माण इन्होंने करवाया था, जो इक्ष्वाकु वंश के शासक थे। फोर्थ क्वेश्चन है, यह तथ्य कि सातवाहन समुद्री व्यापार करते थे तथा उसके पास जल सेना थी, एक विशेष दोहरे मस्तूल के जहाज वाले सिक्के की उपलब्धता से सिद्ध होता है। तो एक दोहरे मस्तूल वाले जहाज वाले सिक्के मिले थे जिसकी उपलब्धता से यह सिद्ध होता है, ठीक है, कि उनके पास सातवाहन जो है वो समुद्री व्यापार करते थे और उनके पास जल सेना भी थी। ठीक है, और राजवंश के किस तथाकथित शासक ने सिक्के जारी किए थे? सिमुक, सातकर्णी द्वितीय, गौतमी पुत्र सातकर्णी, या यज्ञश्री सातकर्णी? और राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, यज्ञश्री सातकर्णी। ठीक है, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, टीजीटी, पीजीटी, पीसीएस, आईएएस, और उसके अलावा जो यूसी नेट के एग्जाम है, बहुत बार क्वेश्चन मैंने देखे हैं, पूछा गया है क्वेश्चन। तो राइट ऑप्शन क्या है, यज्ञश्री सातकर्णी। देखिए, सातवाहन का संस्थापक कौन था, सातवाहन वंश का संस्थापक सिमुक था। ठीक है, ये सिमुक जो है सातवाहन वंश का संस्थापक, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और पुराणों में सातवाहन वंश को क्या कहा गया है, पुराणों में कहा गया है आंध्र जातीय। ठीक है, इन्हें क्या कहा गया है, आंध्र जातीय कहा गया है पुराणों में सातवाहन को। और सातकर्णी प्रथम, ठीक है, सातकर्णी जो प्रथम था इस वंश का प्रथम योग्य शासक था, और इसने मलव शैली की गोल मुद्राएं और अपनी पत्नी के नाम पर रजत मुद्राएं, और उसके बाद उत्कीर्ण करवाई थी। और हाल जो सातवाहन वंश का सर्वाधिक विद्वान शासक था, जो हाल के बारे में आपने सुना होगा, हाल की बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है गाथा सप्तमी। ठीक है, तो हाल जो है वो भी इसी वंश का शासक था, और इस सातवाहन वंश का ये विद्वान शासक था। ठीक है, विद्वान था, और इसकी एक पुस्तक है गाथा सप्तमी। ठीक है, गाथा सप्तमी इसकी पुस्तक, गाथा, और गाथा सप्तमी। ठीक है, और इसकी जो राजभाषा में बृहत कथा के रचयिता गुणाढ्य तथा कांत्रक नामक संस्कृत व्याकरण के लेखक इसमें सर्ववर्मन भी निवास करते थे। और गौतमी पुत्र सातकर्णी जो था वो सातवाहन का वंश का महानतम शासक था। ये जो था गौतमी पुत्र सातकर्णी, ये सातवाहन वंश का ये भी महानतम शासक था। और गौतमी जो नासिक अभिलेख में उसे एकमात्र यानी एका ब्राह्मण कहा गया। ठीक है, इसको जो इसे क्या कहा गया, एका ब्राह्मण कहा गया, गौतमी पुत्र सातकर्णी को। ठीक है,
तो इसी उसमें क्या है कि ये जो यज्ञश्री सातकर्णी था, इसके द्वारा जो चित्र मिला है, लेख मिला है उस पे सिक्के पे, ठीक है। तो गौतम जल यात्रा का मतलब वह व्यापार और जल यात्रा जो यज्ञश्री सातकर्णी था, वो सातवाहन वंश का अंतिम महान शासक था। ये था अंतिम, ठीक है, अंतिम महान शासक था। और इसके सिक्कों पर जलयान का चित्र मिला है, ठीक है। इसके सिक्कों पर जलयान का जो चित्र मिला है, इसके सिक्कों पर, ठीक है, जलयान का चित्र इसी के सिक्कों पर मिला है। तो कई सारी हमने महत्वपूर्ण चीजें इसमें जान ली, जो जल यात्रा और समुद्री व्यापार के इसके प्रेम का परिचायक है। तो इस क्वेश्चन में हमने कई क्वेश्चन बन जाते हैं हमारे, जैसे कि सातवाहन वंश का शासक संस्थापक जो था सिमुक था, और गौतमीपुत्र सातकर्णी था, इसे एका ब्राह्मण कहा जाता था। कई बार इसी में से क्वेश्चन आपको बने हुए मिलेंगे। और याज्ञश्री सातकर्णी के बारे में बात की हमने, तो बहुत सारी चीजें, हाल की गाथा सप्तमी के बारे में बात करी हमने, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सातवाहन शासक द्वारा सिक्के ढालने के लिए उपयोग में लाई जाने वाली प्रमुख धातु क्या थी? स्वर्ण थी। राजराज चोल के शासनकाल में जारी किए गए सिक्कों के अग्रभाग में खड़े हुए राजा तथा पृष्ठ भाग में बैठे हुए राजा की आकृति मुद्रित है, ठीक है। सातवाहन शासक द्वारा सिक्के ढालने के लिए उपयोग में लाई जाने वाली प्रमुख धातु क्या थी? स्वर्ण थी, ये कह रहे हैं। और दूसरी बात, राजराज चोल के शासन काल में जारी किए सिक्कों के अग्रभाग में खड़े हुए राजा तथा जो पीछे का भाग है, पृष्ठ भाग, उसमें बैठे हुए राजा की आकृति मुद्रित उपयुक्त कथनों में से कौन से सही है? और हमारा इसमें राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, केवल दूसरी बात ये सही है, ठीक है। जैसा कि आप जानते हैं, सातवाहन शासकों ने शीशे के सिक्के, ठीक है, इन्होंने किसके सिक्के चलाए थे? सातवाहन शासकों ने सबसे सर्वाधिक मात्रा में इनके शीशे के सिक्के मिलते हैं, क्योंकि उस समय सोने और चांदी की कमी हो गई थी। शीशे के सिक्के इन्होंने सर्वाधिक जारी किए, और इसके बारे में भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर्वाधिक शीशे के सिक्के किसने जारी किए? सोने और चांदी के सिक्के की कमी पड़ गई थी, और उन्होंने शीशे के सिक्के जारी किए, और सर्वप्रथम इन्होंने सिक्के के जो सिक्के हैं उन्होंने सर्वप्रथम जारी किए। इससे पहले शीशे के सिक्के जारी नहीं किए गए थे। इसके अतिरिक्त इन्होंने चांदी की भी जारी की, कमी तो हो गई थी लेकिन चांदी की भी की, तांबा की भी की, ठीक है, चांदी, तांबा और प्रोटीन, ठीक है, और प्रोटीन, इसके भी सिक्के इन्होंने जारी किए थे। और क्योंकि देखिए अब इससे क्या हो जाएगा कि ये चीज जो है वो गलत है, ये सही है, तो केवल दो सही है। सिक्स क्वेश्चन है, निम्नलिखित शासकों में से किसके लिए एका ब्राह्मण प्रयुक्त हुआ? हमने पिछले क्वेश्चन में बात कर ली थी। पुष्यमित्र सुंग, खारवेल, गौतमीपुत्र, सातकर्णी, ठीक है। और राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें? पुष्यमित्र सुंग, खारवेल, गौतमीपुत्र, सातकर्णी। ये सातकर्णी यहीं पर रहेगा, ये सातकर्णी। और उसके बाद ये राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, गौतमीपुत्र, सातकर्णी, ठीक है। तो एका ब्राह्मण किसके लिए प्रयुक्त किया था? हमने पिछले क्वेश्चन में बात की थी, गौतमीपुत्र सातकर्णी के लिए। सेवंथ क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गौतमीपुत्र सातकर्णी ने नहपान को हराया। वशिष्ठी पुत्र पुलामावी रुद्रदामन द्वारा हराया गया था। यज्ञश्री सातकर्णी, जिसके बारे में अभी बात की थी, जलयान यात्रा का जो चित्र जिसके साथ सिक्के जारी किए थे। और सातकर्णी ने स्वयं को एक ब्राह्मण का नाम दिया, ठीक है, एका ब्राह्मण का, एक नहीं, एका ब्राह्मण का नाम दिया इसने। और राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? एक और दो, ठीक है, क्योंकि इसने नहीं दिया था, गौतमी पुत्र सातकर्णी ने दिया था एका ब्राह्मण का नाम। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा एक और दो, ठीक है। ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा, एक और दो। गौतमी पुत्र सातकर्णी ने नहपान को हराया था, यह बात सही है। और उसके बाद वशिष्ठी पुत्र जो पुलमावी था, इनकी माताओं के नाम है, और इनके जो शासन था, तो उसमें मातृसत्तात्मक मात्रा माता के नाम से ही इनको बुलाया जाता था। मातृसत्तात्मक तो नहीं था, पितृसत्तात्मक ही था, लेकिन माताओं के नाम पे इनके नाम को बुलाया जाता था। इसलिए कई बार कंफ्यूजन होता है लोगों को कि मातृसत्तात्मक सरकार थी। तो देखिए, तो गौतमीपुत्र सातकर्णी ने नहपान को हराया था। और नासिक जो प्रशस्ति जो अभिलेख है उससे पता चलता है कि अपने राज्यारोहण के 18वें वर्ष में गौतमीपुत्र सातकर्णी ने व्यापक जो सैनिक तैयारियों के साथ जो छरातों के राज पर आक्रमण कर दिया, और इसमें नहपान तथा उसका दामाद ऋषभ दत्त को मार डाले गए। नहपान और, ठीक है, उसका दामाद
ऋषभ दत्त। ठीक है, ऋषभ दत्त। तो इनको मार डाला गया। और कौन से अभिलेख से पता चलता है? नासिक, नासिक अभिलेख से ये पता चलता है, नासिक प्रशस्ति से पता चलता है। ठीक है, तो ये जो है इसमें एक और दो, ये दोनों बातें सही हैं। और यक्षी सातकर्णी ने नहीं, इसने अपने एका ब्राह्मण का नाम इसने दिया था। ठीक है, 8वां क्वेश्चन है, प्राचीन भारत का महान व्याकरण पतंजलि निम्नलिखित में से किसका समकालीन था? तो जो पतंजलि थे किसके समकालीन थे, किसके दरबार में जो इन्होंने योग, पतंजलि का योग जो पुस्तक है, और पतंजलि बहुत ही आप जानते ही होंगे पतंजलि को, तो ये किसके समकालीन थे पतंजलि? चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, सुशर्मा कर्ण, पुष्मित शुंग। और राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, पुष्मित शुंग। तो पतंजलि जो थे ये कौन थे? ये पढ़नी जो पतंजलि थे ये थे इनके पुरोहित। ठीक है, ये पुरोहित थे पुष्यमित्र शुंग के। ठीक है, ये ठीक है पुरोहित थे पुष्यमित्र शुंग के। पतंजलि थे पुष्यमित्र शुंग के समकालीन थे। और इन्होंने अपना राजपुरोहित बनाया था पतंजलि को। और पतंजलि का महाभाष्य, इनकी महाभाष्य पुस्तक भी है, पतंजलि का महाभाष्य। और उसमें यवन आक्रमण की इससे चर्चा भी चलती है और मिलती है। और उसमें बताया गया है कि उन्होंने साकेत और गंगा को जो है रौद डाला था। और महान व्याकरण पतंजलि जिन्होंने पढ़नी की अष्टाध्यायी पर महाभाष्य नामक टीका लिखी थी। तो जो पढ़नी ने जो थे उनके पढ़नी पे टीका लिखी थी, तो ये टीका है, महाभाष्य क्या है? ये टीका है पढ़नी की जो अष्टाध्यायी पुस्तक। ठीक है, पढ़नी की पुस्तक है अष्टाध्यायी। ठीक है, अष्टाध्यायी। और इस पे इन्होंने पुस्तक लिखी थी, टीका लिखी है, ये टीका है। ठीक है, जिस तरीके से आप टिप्पणी या सारांश या समरी एक तरीके से कह सकते हैं इसे। ठीक है, 9th क्वेश्चन है, सुश्रुत के अध्ययन का सॉरी यहाँ पे मैंने निशान ये जो है यहाँ पे डी पे लगा दिया है, ये है सी, पुष्यमित्र शुंग। ठीक है, पुष्यमित्र शुंग। और 9th क्वेश्चन है, सुश्रुत के अध्ययन का केंद्र बिंदु क्या है? रोग विज्ञान, शैल्य चिकित्सा, आहार विज्ञान, तंत्रिका तंत्र। ठीक है, और क्या है सुश्रुत का? यह है शैल्य चिकित्सा। ठीक है, शैल्य चिकित्सा है ये। देखिए, सुश्रुत का काल ईस्वी पूर्व सदी के आसपास माना जाता है, ईस्वी पूर्व। और ये शैल्य चिकित्सा के विशेषज्ञ थे। आयुर्वेद की परंपरा के अनुसार जो स्थान कार्य चिकित्सा में चरक का था, चरक संहिता जानते होंगे, चरक द्वारा लिखी गई वैदिक उसमें शैल पुस्तक है ये। तो चरक जो संहिता थी, चरक द्वारा लिखी गई। तो जो स्थान चिकित्सा के क्षेत्र में चरक ने चरक संहिता लिखी थी, वही इनमें इनकी थी शैल्य चिकित्सा। ठीक है, सुश्रुत के अध्ययन का केंद्र बिंदु क्या था? तो वही इनका भी महत्व है जितना कि चरक का था। तो सुश्रुत संहिता, ठीक है, शैल्य चिकित्सा के ऊपर सुश्रुत संहिता नामक ग्रंथ की रचना की गई थी। और इस ग्रंथ में अरबी, फ्रेंच, उर्दू, अंग्रेजी आदि हिंदी भाषाओं में अनुवाद भी किया जा चुका है। ठीक है, सुश्रुत के अध्ययन का केंद्र बिंदु क्या था? शैल्य चिकित्सा। 10th क्वेश्चन, निम्न में से दो विद्वानों ने कनिष्क के समय में बुलाई गई बौद्ध धर्म संगीति में भाग लिया था। कनिष्क जो चौथी बौद्ध संगीति हुई थी, कनिष्क के शासन काल में चौथी बौद्ध संगीति हुई थी। ठीक है, कनिष्क के शासन काल में। और कौन से वो विद्वान है जो दो जो जिन्होंने इसमें भाग लिया था? और कनिष्क के शासन काल में कश्मीर के कुंडलवन में। ठीक है, ये भी ध्यान रखें, कश्मीर के कुंडलवन। ठीक है, कश्मीर के कुंडल वन। ठीक है, कुंडल वन में चौथी बौद्ध संगीति हुई थी और आयोजित की गई थी। और इस संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? वसु मित्र ने की थी। और इसी समय बौद्ध धर्म स्पष्ट रूप से दो भागों में बट गया था, यहीं पे हीनयान और महायान। ठीक है, दो भागों में
बट गया था। दो संप्रदाय हो गए थे, हीनयान और महायान। और इसमें दो लोग कौन थे वो शामिल थे, तो एक थे वसुमित्र और दूसरे अश्वघोष। ठीक है, वसुमित्र ने की थी, जबकि अध्यक्ष थे, वसुमित्र कौन थे, ये अध्यक्ष थे। ठीक है, ये अध्यक्ष थे, और जो अश्वघोष थे ये क्या थे, ये उपाध्यक्ष थे। ठीक है, ये उपाध्यक्ष थे। तो वसुमित्र और अध्यक्ष और अश्वघोष उपाध्यक्ष। राइट ऑप्शन हो जाए एक तथा दो। 11वां क्वेश्चन है, निम्न में से किसने सर्वप्रथम 14 मुद्राओं को जारी किया? मौर्य शासकों ने, मगध शासकों ने, सातवाहन शासकों ने, चेदी शासकों ने। और राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 14 सातवाहन शासकों ने। सबसे पहले शीशे के सिक्के और 14 के सिक्के इन्होंने चलाए थे सातवाहन शासकों ने। ठीक है, 12वां क्वेश्चन है, गौतमीपुत्र सातकर्णी का प्रमुख विवरण उसकी माता द्वारा उत्कीर्ण करवाए गए अभिलेखों से मिलता है। ठीक है, प्रमुख विवरण जो गौतमीपुत्र सातकर्णी का है उसकी माता द्वारा लिखवाए जो उत्कीर्ण करवाए गए अभिलेख है उससे मिलता है। निम्न में से कौन सा स्थान, कौन सा इन अभिलेखों से संबंध है? निम्न में से हाथी गुम्फा स्थान, नाना घाट, नासिक या कन्हेरी। ठीक है, और राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? नासिक। ठीक है, गौतमीपुत्र सातकर्णी सातवाहन कुल का महानतम सम्राट था, जैसा कि हमने पढ़ा देखा। और उसकी सैनिक सफलताओं और अन्य कार्यों की विश्व में हमें उसकी माता गौतमी बलश्री की नासिक प्रशस्ति से महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त होती थी। इसकी माता का क्या नाम था? नासिक। इसकी माता का क्या नाम था? बलश्री, माता गौतमी बलश्री, गौतमी बलश्री। तो इसकी अभिलेख जो है, इसने नासिक प्रशस्ति नामक अभिलेख जो इसके मिलते हैं उसी से पता चलता है। और इसने ये भी बात की जाती है कि इसने तीनों इसी प्रशस्ति से पता चलता है कि उसने तीनों समुद्रों का जल पिया था। इसका मतलब है कि वह बहुत ही शक्तिशाली शासक था। तो ये भी बात कहते थे कि इसने तीनों समुद्रों का जल पिया था, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछ लेता है। तीनों समुद्रों का जल पिया था, ये बात कही जाती है। यानी बहुत उसका महत्व था और काफी क्षेत्रों में उसका कब्जा था, जल पिया था। ठीक है, ये है। और नेक्स्ट, और एक ब्राह्मण भी कहा था, जैसा कि गौतमीपुत्र सातकर्णी ने। जैसी माता का नाम गौतमीपुत्र पुत्र बलश्री। निम्न में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित है? राष्ट्रकूट, देवगिरी, पल्लव, मदुरै, यादव, मान्यखेत, सातवाहन, प्रतिष्ठान। तो कौन सा इसमें सुमेलित पूछा है? ठीक है, राष्ट्रकूट, देवगिरी, पल्लव, मदुरै, यादव, मान्यखेत। और राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। सातवाहनों की राजधानी क्या थी? प्रतिष्ठान थी। ठीक है, प्राचीन प्रतिष्ठान महाराज के औरंगाबाद जिले में गोदावरी नदी के किनारे। आधुनिक क्या है इसका नाम? पैठन। ठीक है, आधुनिक जो नाम है, कभी कभी ये भी पूछ लेता है आधुनिक, तो प्रतिष्ठान की जगह क्या है आधुनिक नाम? बैठक है। और सातवाहन शासक वशिष्ठी पुत्र पुलामावी ने प्रतिष्ठान को अपनी राजधानी बनाया था। किसने बनाया था? ठीक है, किसने बनाया था? ये वशिष्ठी पुत्र पुलामावी। ठीक है, इसने बनाया था, वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी। ठीक है, इसने बनाया था प्रतिष्ठान को अपनी राजधानी। और जबकि राष्ट्रकूटों की जो राजधानी थी, इनकी राजधानी क्या थी? इनकी राजधानी मान्यखेत थी। ठीक है, और पल्लवों की जो राजधानी थी वो थी, पल्लव जो थे वो कांची थी इनकी राजधानी। ठीक है, कांची थी। और मदुरै जो थी वो पांडवों की राजधानी थी। ठीक है, वो पांडवों की राजधानी थी मदुरै। ठीक है, तो इसमें राइट ऑप्शन यही है, मिला हुआ है जो सही, ये है सातवाहन की राजधानी जो थी वो क्या थी? प्रतिष्ठान थी। ठीक है, और यादवों की राजधानी देवगिरी किसकी राजधानी थी? यादव की। ठीक है, यादव की राजधानी थी देवगिरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बेसनगर विदिशा स्तंभ अभिलेख में किस हिंद ग्रीक शासक का उल्लेख है? एंटियाक्लिड्स, मिनांडर, डिमेट्रियस, हेलियोडोरस। ठीक है, बेसनगर विदिशा स्तंभ अभिलेख में किस हिंद शासक का उल्लेख है?
और राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए एंटियाक लीड्स। बेशनगर स्तंभ अभिलेख से मालूम पड़ता है कि तक्षशिला के यवन जो थे नरेश, एंटियाक लीड्स ने अतिकेत ने अपनी हेलियोडोरस नामक राजदूत को, ठीक है, ये राजदूत था, ठीक है, ये राजदूत था जिसको हेलियोडोरस जो इसका राजदूत था, शुंग शासक भागभद्र की, शुंग शासक था, कौन सा शासक था? भागभद्र। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, सॉरी, भागभद्र, ठीक है, भागभद्र। तो भागभद्र जो था, अ, उसके दरबार में, ठीक है, भागभद्र के विदिशा, जगह का क्या नाम था? विदिशा। तो उसके दरबार में ये भेजा था। और जब ये आया हेलियोडोरस, तो इसने भागवत धर्म ग्रहण कर लिया और विदिशा में वासुदेव के सम्मान में इसने, महत्वपूर्ण इसकी हमेशा याद की जाती है इसलिए कि इसने गरुण स्तंभ, ठीक है, उसने भागवत धर्म ग्रहण किया, मेन पॉइंट हेलियोडोरस ने, ठीक है, भागवत धर्म इसने ग्रहण कर लिया था और वैष्णव धर्म यानी भागवत धर्म ग्रहण किया था। और करने वाला ये पहला हिंद यवन शासक विदेशी व्यक्ति था जो इसने भागवत धर्म ग्रहण किया था। और इसने यहाँ पर इसने विदिशा में वासुदेव के सम्मान में क्या किया था? गरुड़ स्तंभ की इसने स्थापना की थी, जिसमें भगवान विष्णु की पूजा की, स्तंभ करके किसकी पूजा की थी? विष्णु जी की पूजा, ठीक है, विष्णु भगवान की पूजा की थी, ठीक है। और ये राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा ऑप्शन, इसमें जो है, क्योंकि यहाँ पे ये पूछा है कि स्तंभ में किस हिंद ग्रीक शासक का उल्लेख है, तो एंटियोक्लस ग्रीक्स का उसको सर, और इसने वहां पे गरुड़ स्तंभ की स्थापना की थी। और विदिशा एमपी में पड़ेगा। 15 एंड लास्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसने वह उत्कीर्ण करवाया है जिसमें कठियावाड़ में एक बृहद कृत्रिम झील के पुनर्निर्माण का उल्लेख है? गौतमीपुत्र सातकर्णी, कनिष्क, नापान, रुद्र दामन। और लास्ट क्वेश्चन है जैसा कि रुद्र दामन, ठीक है। तो किसने वह अभिलेख उत्कीर्ण हुआ जिसमें कठियावाड़ में एक बृहद कृत्रिम झील के पुनर्निर्माण का उल्लेख है? तो रुद्र दामन, ठीक है, ये है रुद्र दामन। तो जैसा कि रुद्र दामन का जूनागढ़ अभिलेख, ठीक है, जूनागढ़ अभिलेख, जूनागढ़ अभिलेख से पता चलता है कि उसके शासनकाल में कठियावाड़ में सुदर्शन झील, हमने पहले भी बात करी हुई है, सुदर्शन झील, ठीक है, सुदर्शन झील जिसका निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के समय में हुआ। किसके समय में हुआ? चंद्रगुप्त मौर्य के समय में हुआ, ठीक है, मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में हुआ। और अशोक के समय में इसमें नहरें निकलवाई गई, ये भी बात पूछी है कि कई बार क्वेश्चन आया है कि किसके समय में नहरें निकलवाई गई थी, तो सम्राट अशोक के समय में, ठीक है, अशोक के समय में नहरें निकलवाई गई थी। और जो इसका बांध था वो भारी वर्षा के कारण टूट गया था। और ये रुद्रदामन जो था, ये रुद्रदामन प्रथम, ठीक है। और हमारे 15 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। आशा करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आए तो लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें, शेयर भी करूँ दोस्तों में जिससे उन्हें भी लाभ मिले। और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें जिससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन भी मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।